ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेंट्री सिस्टम को, किस तरह से हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। तो मैंने इसके अंदर दो सिस्टम बेटा आपको बता रहा था, एक था पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो बेटा उन दोनों में कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को तो जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन। मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप अपने स्टॉक को चेक करते हैं, और जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है बेटा इसमें आप लोग हर ट्रांजैक्शन के बाद जो है वो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा एनीवन, यानी कंफ्यूजन दो डेफिनेशंस में, उसके बाद फिर मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है इन दोनों डेफिनेशन में तो पूछ लें बेटा अभी। जी करा बेटा, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, चले बेटा स्टार्ट करते हैं फिर आगे। अच्छा, अब आप लोगों ने बेटा पढ़ा था फाइफो मेथड, लाइफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। ये बेसिकली मेथड है क्या, और ये मेथड क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसकी रीजंस क्या थी, और ये हम क्यों यूज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं मेथड्स के ऊपर आता हूँ, एंड देन फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस को एक दो देखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब बेटा होता बेसिकली क्या है कि मैं छोटी सी एक एग्जांपल लेता हूं। चले मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता भी हूँ, आपने पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, देन फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम ये मेथड क्यों यूज करते हैं। इनको बोलते हैं कॉस्टिंग मेथड्स। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरी एक टेक्सटाइल मिल है, अब इसको गौर से देखिएगा, मेरी एक टेक्सटाइल मिल है, उसके लिए मैं सपोज करें कि धागा परचेज करता हूँ, या मैं उसके लिए समझ लें कि चलें कॉटन में जो है उसके लिए परचेज करता हूँ, कॉटन के बंडल्स परचेज करता हूँ, और वो कॉटन के बंडल्स फिर मेरी टेक्सटाइल मिल में आते हैं, उससे धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, फिर कपड़े से आगे फर्दर जो है उसकी प्रिंटिंग डाइंग जो भी होता है आगे प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अब मैंने कॉटन परचेज करनी है, सपोज करें महीने के शुरू के अंदर, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आपने कॉटन का पैकेट खरीदा, उसका रेट था मैं कहता हूं जी 2500 रुपीज पर पैकेट, उसका एक रेट था, आपने खरीद लिया। अच्छा, कुछ दिनों के बाद आपने मजीद कॉटन के पैकेट खरीदे, 10-15 दिन के बाद आपने फिर कॉटन के पैकेट खरीदा, उस दिन आपका रेट था, फॉर एग्जाम्पल उस दिन रेट था 2200 रुपए, 2200 रुपीज था उस दिन। ओके, उसके बाद फिर आपने बेटा कुछ दिनों बाद कॉटन के पैकेट खरीदे, ये मुख्तलिफ मैं खरीद रहा हूँ, उस दिन आपका रेट हो गया कॉटन के पैकेट का फॉर एग्जाम्पल 3000, एंड सो ऑन। वो जिसको आप लोगों ने इशू और वो परचेज और इशू के वर्ड से पढ़ा होगा, लेकिन आप पहले पहले लॉजिक समझ लें कि है क्या चीज, हम क्यों यूज करते हैं मेथड। अच्छा, अब आपके पास ये स्टोर रूम के अंदर पड़े हैं पैकेट, ही हैं सारे कॉटन के, आप कुछ पैकेट उसमें से आपने 2500 के खरीद के रखे हुए हैं, कुछ आपने 2200 के खरीद के रखे हुए हैं, कुछ आपने 3000 के खरीद के रखे हुए हैं, टोटल सपोज करें कुछ 100 पैकेट पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आया जी आपके डिपार्टमेंट से डिमांड आई, जहां पे धागा बनना, उसने कहा जी कि 10 पैकेट मुझे भेज दिए जाएं। अब आपने स्टोर रूम से 10 पैकेट उठा के डिपार्टमेंट नंबर 1 में भेजने जहां पे धागा बनना है, उसने 10 पैकेट की डिमांड की है। अब यहाँ बेटा प्रॉब्लम आ गई कि जब आपने 10 पैकेट वहां पे उनको भेजने हैं, तब आपने खाते पे नोट करना है जी मैंने 10 पैकेट डिपार्टमेंट नंबर 1 को भेज दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि वो 10 पैकेट का मैं रेट क्या लगाऊं, क्या मैं 2500 रुपये रेट लगाऊं, क्या मैं 2200 रुपये रेट लगाऊं, क्या मैं 3000? अब पैकेट तो सारे के सारे एक ही जगह पड़े हुए हैं, और 100 का 100 पैकेट पड़ा हुआ है, क्योंकि आप वहीं पे जाकर अपने मटेरियल को स्टोर कर रहे हो। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई कॉस्टिंग की, इसे बोलते हैं कॉस्टिंग प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए फिर मुख्तलिफ मेथड इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसमें आपका सबसे पहला मेथड था फाइफो। फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, देन बेटा वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज फिर वो एवरेज ली जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसके आगे कुछ थोड़ा सा आपको मजीद एलैबोरेट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि आपके पास जो 2500 के आपने पैकेट खरीदे थे, ये कोई 50 पैकेट आपने खरीदे थे 2500 के हिसाब से, और कोई तकरीबन 30 पैकेट खरीदे थे आपने कोई 2200 के हिसाब से, और 20 पैकेट आपने खरीदे हैं कोई सपोज करें कि 3000 के हिसाब से, टोटल 100 पैकेट पड़ा है आपके स्टोर रूम में। अब डिमांड आई 20 पैकेट की। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि 20 पैकेट तो मैंने भेज दी है धागा बनने के लिए, अब प्रॉब्लम यह है कि उन 20 पैकेट को क्या मैं 2500 रुपए का रेट लगाऊं, क्या उन 20 पैकेज को मैं 2200 का रेट लगाऊं, क्या उन 20 पैकेज को मैं 3000 का रेट लगाऊं, क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ रेट्स के पड़े हुए हैं।
फिर यहाँ पे बेटा मैंने बोला कि मुख्तलिफ मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया। फाइफो मेथड ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी अगर आप फाइफो मेथड के जरिए चीजें इशू करेंगे तो फाइफो मेथड ये कहता है कि जो सबसे पहले परचेज किया था सबसे पहले वो रेट लगेगा। यानी जब तक ये 50 पैकेट खत्म नहीं होते आपने कौन सा रेट चलाना है, आपने 2500 का रेट चलाना है। यानी अगर आप इसमें से 20 पैकेट बेचते हैं तो आपने उन 20 पैकेट को कौन सा रेट लगाना है, 2500 का रेट लगाना है। फिर अगर 20 पैकेट की डिमांड आ गई फिर 2500 लगेगा, फिर आगे 10 पैकेट की डिमांड आ गई फिर 2500। जब तक ये 50 पैकेट खत्म नहीं होते तब तक आपने 2500 का ही रेट लगाते जाना है। ये हो गया फाइफो मेथड। फाइफो मेथड क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहला रेट आपने खरीदा था पहले उस रेट के ऊपर चीजें जाएंगी बाहर। लाइफो मेथड इसका उलट है। लाइफो मेथड कहता है जो सबसे लास्ट रेट आया है वो सबसे पहले जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी कि 20 पैकेट की डिमांड आ गई तो सबसे पहले 20 यूनिट ये जाएंगे 3000 के हिसाब से, आप 3000 का रेट लगाएंगे। फिर 20 पैकेट आ गए तो उससे पीछे फिर ये है 2200 वाला, फिर आप 2200 का रेट लगाएंगे अगले 20 पैकेट को। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर आएगी ये 2500 रुपए वाली बारी, इसकी बारी फिर आएगी। दिस इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो सबसे लास्ट रेट पे आपने चीज खरीदी थी वो सबसे पहले बाहर जाएगी। लास्ट इन, जो लास्ट में इन हुई थी, फर्स्ट आउट पहले वो बाहर जाएगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो मेथड, जो पहले फर्स्ट इन हुई थी वही पहले बाहर जाएगी। वेटेड एवरेज कहता है ना 2500 ना 2200 ना 2300, आप जितने भी जब भी आपने पैकेट भेजने हैं आप इन तीनों रेट्स की एवरेज निकालें। एवरेज कैसे निकालते हैं, 2500 जमा 2200 जमा 3000 तकसीम 3 कर लें, जो रेट बनेगा उस रेट के ऊपर भेज देना। यानी ना आपने 2500 लगाना है ना आपने 2200 लगाना है ना आपने 3000 लगाना है। जब भी आपके पास डिमांड आएगी आपने क्या करना है, आपने इन तीनों प्राइसेस हैं इनको प्लस करके उनकी एवरेज ले लेनी है और जो एवरेज रेट बनेगा उस रेट के ऊपर आपने उसको सेंड करना है। तो बेटा कॉस्टिंग प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ये बेसिकली मेथड इंट्रोड्यूस करवाए गए थे जिनका नाम था फाइफो मेथड, लाइफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। अब बेटा अंडरस्टैंडिंग हुई कि फाइफो मेथड में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले रेट पे खरीदे गए थे पहले वो इशू होंगे। लाइफो में जो सबसे लास्ट में खरीदे गए थे पहले वो इशू होंगे। और उसके बाद बेटा वेटेड एवरेज कहता है कि इसमें आपने सिर्फ एवरेज लेनी है। जी बेटा यहाँ तक पहले बताएंगे प्रॉब्लम करना कैसे है वो हम बाद में करते हैं। अभी नो सर। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? जी 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 सर। लास्ट में बताया ना वो बता दें एक बार। वेटेड एवरेज वाला, यस सर। वेटेड एवरेज बेटा ये कहता है फॉर एग्जांपल 20 पैकेट की डिमांड आ गई, फर्स्ट का भी समझ आ गया लास्ट का भी समझ। वेटेड एवरेज कहता है कि ना 2500 ना 2200 ना 3000, आप इन तीनों वेट्स का पहले एवरेज निकालो। बेटा एवरेज इस तरह हम अपने एवरेज मार्क्स निकालते हैं, तीनों को जमा करो, 2500 जमा 2200 जमा 3000 तकसीम 3 कर दो तो एक नया रेट बन जाएगा। वो जो नया रेट होगा उसके ऊपर आप इशू कर दो। हर दफा आपने एवरेज लेनी है, हर दफा आपने क्या लेनी है, आपने एवरेज लेनी है। सर हम सबसे ज्यादा वेट एवरेज मेथड को यूज करते हैं या फीफो लिफो में से कोई और? कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। एवरेज मेथड सबसे बेस्ट है, उसकी वजह यह है कि उसमें आपके पास एक एवरेज रेट आ जाता है, ना बहुत ज्यादा वाला रेट आता है ना बहुत कम वाला आता है, उसमें एक एवरेज रेट बन जाता है और उसी रेट के ऊपर आप इशू करते रहते हैं। बेस्ट वही है, लेकिन बेटा डिपेंड करता है कंपनी के वो कौन सा यूज करना चाहती है। तीनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया बेटा? यस सर। ओके अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेथड्स के ऊपर जो आप लोगों ने डिस्कस किए थे और आप लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ये मैंने थोड़ी सी आप लोगों की बेस बनाई, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ ये देखें, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ये मैंने आपको सिखा दिया ये क्या होता है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिए। ओके इसके बाद ये मेथड्स आगे बेटा, फाइफो मेथड, लाइफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ये मैंने आपको बता दिया कि ये मेथड क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि इसको कैसे आपने सॉल्व करना है। ओके फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये इसी क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आपने तीनों मेथड से कैसे सॉल्व करना है। अच्छा उसने बोला जी कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के ऊपर आपको यहाँ पे पहले मैं देखता हूँ कि उसने कोई आपको स्केच नहीं दिया हुआ। ये वाला स्केच देखते हैं, ये वाला, ये बेसिकली ये बनाएंगे हम लोग। ओके क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं बेटा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1 को बाद में करते हैं, वो भी यही चीज है, सिर्फ इसमें मैं स्केच वाला करना चाह रहा हूँ पहले आपके पास। अब ये देखिए उसने बोला 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 8 पर यूनिट वर इन स्टोर, यानी ये आपके पास स्टोर के अंदर पहले ही पड़े, इसको बोलते हैं कि आपके पास स्टोर रूम के अंदर 100 यूनिट पहले ही पड़ा हुआ और वो यूनिट हमने खरीदा हुआ है 8 रुपए के हिसाब से। उसके बाद आपने ये कुछ चीजें खरीदी हैं, ये देखें जनवरी 1 को आपने 100 यूनिट खरीदा 8 से 50 का, जनवरी 5 को आपने 100 यूनिट इशू कर दिया,
अच्छा, अब सिर्फ इसमें आप चेक करें रिसीव और इशू। रिसीव के साथ हमेशा रेट आएगा, इशू के साथ रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इशू के लिए रेट हमने खुद लगाना है। अगर फाइफो मेथड यूज करेंगे तो फाइफो का रेट लगाएंगे, लाइफो मेथड यूज करेंगे तो लाइफो का रेट लगाएंगे, वेटेड एवरेज यूज करेंगे तो वेटेड एवरेज का रेट लगेगा। याद रखिएगा, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर इशू के साथ रेट लिखा होगा जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं बताऊंगा बाद में क्या करना है। इशूड के साथ अगर कोई भी रेट गिवन है तो आपने उस रेट को इस्तेमाल नहीं करना, उसको छोड़ दें, खाली उस रेट को आपने कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना। आपके पास रिसीव के साथ रेट होगा। रिसीव का मतलब है कि कुछ चीज आप परचेज कर रहे हो, कितने में परचेज कर रहे हो। अच्छा, उसने बोला फाइफो मेथड से भी करें, लाइफो से भी करें और वेटेड एवरेज से भी करें। सबसे पहले हम फाइफो मेथड से करते हैं। ये अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर आपने 3 कॉलम ड्रॉ करने, मेन 3 कॉलम है, ये देखिए आपके सामने, रिसीव्ड, इशूड और बैलेंस, ये 3 मेन कॉलम है। और हर कॉलम के अंदर आपने आगे आपने 3 सब कॉलम्स भी ऐड करने हैं। यूनिट, कॉस्ट, अमाउंट। ये जो आगे यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट कॉस्ट अमाउंट, यूनिट कॉस्ट अमाउंट, इसको आप रेट, क्वांटिटी और अमाउंट भी कह सकते हैं। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, QRA भी लिख सकते हैं। यूनिट, यूनिट कॉस्ट अमाउंट लिख लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट मीन क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट मीन रेट और यहाँ पे अमाउंट। तो तीनों यानी 3 मेन कॉलम है, रिसीव्ड का, इशू का और बैलेंस का। और उसके बाद आपके पास ये आगे सब कॉलम 3 आपने लेने हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। अंडरस्टैंड बेटा, स्केच समझ आ गया? अच्छा, अब आपने सिर्फ करना ये है कि ये जो रिसीव वाला कॉलम है ये परचेज का है, और इशू वाला कॉलम जो आपने इशू करना है। अब पहला मेथड है फाइफो। फाइफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, उसने बोला कि स्टार्टिंग में आपके पास कितना पड़ा है, ये देखिए स्टार्टिंग वाला। मैं साथ साथ क्वेश्चन भी आपको दिखाता जाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन की भी समझ आए। ओके, 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 8 पर यूनिट वर इन स्टोर। स्टोर के अंदर पहले 800 यूनिट पड़ा हुआ, तो बेटा पहले इसको 800 यूनिट को लिख लें। लाजमी नहीं कि आपको हमेशा शुरू में यूनिट गिवन होंगे, अगर गिवन है तो लिख लें, नहीं गिवन तो ना लिखें। अब ये जो मैंने 800 यूनिट 100 यूनिट लिखा है, देखें ये सारा कॉलम खाली है, रिसीव्ड वाला भी कॉलम खाली है, इशू वाला भी कॉलम खाली है। देखिए यहाँ पे सिर्फ बैलेंस में जाके लिख दें 100 यूनिट 8 के हिसाब से 800, ये हमारे पास बैलेंस में पड़ा हुआ है, यानी हमारे स्टोर के अंदर 100 यूनिट पड़ा हुआ है। ये पहले उसने इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब आते हैं जनवरी। इसके बाद आपके पास जनवरी 1 को आपने क्या परचेज किया, आपने बेटा परचेज किए, ये देखिए आपने रिसीव किया 100 यूनिट्स एट 8.50 के हिसाब से आपने 100 यूनिट मजीद खरीदा। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने रिसीव्ड वाले कॉलम में आ जाना है, यहाँ पे लिखे 8 यूनिट 8.5 और उसके पैसे बने 850। अब आ जाए बैलेंस में, 100 यूनिट पहले था, वो लिखे, पीछे वाला बैलेंस वैसे लिखते आना है। 100 यूनिट पहले था और 100 यूनिट आपने मजीद लिख दिया, ये देखिए आपके सामने। अब आपके बैलेंस के अंदर टोटल ये बैलेंस है बेटा अब आपका। बेशक यहाँ पे लाइन लगा लिया करें नीचे, जब आपने एक ट्रांजैक्शन पास कर ली तो इस पर गहरी लाइन लगा लें ताकि आपको पता चले यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमारी ये खत्म हो गई है। अब ये 100 यूनिट पड़ा हुआ है 8 रुपए के हिसाब से, और ये 100 यूनिट पड़ा हुआ हमारे पास 8.50 के हिसाब से। और टोटल आपके स्टोर रूम के अंदर कितने यूनिट्स पड़े हैं, 200 यूनिट्स पड़े हुए हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनीवन? जी, पहली ट्रांजैक्शन बेटा लिखने में कोई प्रॉब्लम? सर जो ये रेस्ट है इसको हम टोटल करके भी लिख सकते हैं ना, मतलब 800 और 850 को 1650। नहीं लिख सकते, नहीं लिखना। अगर आपने ऐसे लिख दिया फिर तो गलत हो गया बेटा। हम तो फाइफो मेथड में ऐसे नहीं लिखना। फाइफो मेथड में जिस तरह से चीज आती जा रही है वो आपने करते जाना है। अगर आपने 1650 लिख दिया तो फिर आपको क्या पता इसमें से कितने यूनिट्स 8 के थे, कितने यूनिट्स 8.5 के थे। हम ये काम करेंगे वो वेटेड एवरेज में करेंगे, यहाँ पे नहीं, आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपने एज इट इज जैसे आ रहे हैं वैसे लिखना है, इसमें आपने कोई प्लस माइनस नहीं करना, जो चीज आती जा रही है उसको वैसे लिखते जाएं। फिर आप ये भी तो कह सकते थे ना 100 जमा 100 करके 200 लिख दें और यहाँ पे 1650 लिख दें, फिर भी ठीक है। लेकिन फिर हमें पता क्या चलेगा कि इसमें से 8 वाले कितने हैं और 8.50 वाले कितने हैं, वो तो इन्फॉर्मेशन ही खत्म होगी। अब यहाँ बैलेंस में आप देख सकते हैं कि 100 यूनिट 8 के हिसाब से पड़ा, 100 यूनिट 8.50 के हिसाब से पड़ा है। तो फाइफो लाइफो मेथड में आपने बैलेंस ऐसे ही करना है जैसे आप लिखते आ रहे हैं, इसमें आपने प्लस नहीं करना है, इनको ऐसे लिख दें बस। अच्छा, अब आगे देखिए जो मेन काम है इशू वाला। अब आपने बेटा जनवरी 5 को 100 यूनिट इशू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर सॉरी इंटरप्ट किया आपको सर, एक्चुअली लैपटॉप की बैटरी लो हो गई तो मैं क्लास से लीव होने वाली, कोई तो बात नहीं बेटा, अभी लैपटॉप आप बंद सुने, होने वाला कोई है इशू तो। नहीं। चलिए बेटा आप ज्वाइन करें, कोई बात नहीं, सुनिए आप, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ सुनिए, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैंने क्या किया है। अच्छा अब देखिए बेटा, इशू किया 100 यूनिट्स। ओके अब शुक्रिया। अब हम कर रहे हैं बेटा FIFO मेथड। अब आपने जो आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ उसमें से आपने 100 यूनिट भेजना है आगे डिपार्टमेंट को। अब आपने क्या किया, अब आप यहाँ पे इशू वाले कॉलम में आ गए। अब ये देखें, अब आप यहाँ जनवरी 5 को गए, आपने इशू वाले कॉलम में लिखा है यहाँ पे 100 यूनिट्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब आपने FIFO मेथड यूज करना है, तो FIFO मेथड कहता है कि सबसे पहले वाला रेट आपने लगाना है, सबसे पहले वाला रेट आपने लगाना है। तो बेटा अब देखिए यहाँ पे ये वाला 100 यूनिट हमारे पास पड़ा हुआ था, मैंने 100 यूनिट यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे दो रेट हैं, एक 8 रुपए और एक 8.50। तो पहले बेटा हमारा कौन सा रेट लगेगा, पहले रेट लगेगा हमारा 8 वाला, ये देखें 8 रेट लगा 800। अब बैलेंस में चेक करें, ये ऊपर वाला 100 खत्म हो गया, अब सिर्फ नीचे वाला 100 बचा है हमारे पास। तो देखें बैलेंस में क्या आ गया, 100 और 8.5 के साथ 8.850 आपके पास आंसर आ गया। अच्छा अगर यहाँ पे मैं कहता इशू 80 यूनिट्स, 100 ना होते, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होते 80 यूनिट्स, तो आपने यहाँ लिखने थे 80, आपने यहाँ लिखना था 80। अब वो 80 यूनिट्स कहाँ से बेटा आपने इशू करने थे, FIFO मेथड का रहे हैं तो आपने इन 100 में से इशू करना था, उसको भी रेट 8 रुपए लगना था। लेकिन बैलेंस में अब आपके पास बेटा इस 100 में से आपने कितने इशू किए थे, 80 इशू किए थे। तो ये पहले ऊपर आपने लिखना था 20 इंटू 8 इंटू बैलेंस, और उसके बाद 100 इंटू 8.5 इंटू 8, यानी जो उसके में से जो बच गए थे वो आपने यहाँ बैलेंस में लिखने थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 100 का 100 यूनिट इशू कर दिया, इस वजह से यहाँ पे 100 का 100 यूनिट खत्म हो गया। तो जो यूनिट्स बचते जाएंगे उनको लिखते जाना है बेटा आपने बैलेंस के। तो FIFO मेथड ये कहता, अच्छा अगर ये LIFO मेथड होता तो मैं ये 100 यूनिट लिखता, लेकिन मैं रेट कौन सा लगाता, मैं ये 850 वाला लगाता, 8.5 वाला रेट लगाता, और बैलेंस के अंदर हमारे पास क्या बचता, ये 8 वाले बचते 100 यूनिट। तो FIFO मेथड में ऊपर से नीचे की तरफ इशू करने हैं, LIFO मेथड में नीचे से ऊपर की तरफ इशू करने हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में आपके पास जो बैलेंस बचा है वो ये बचा बेटा कि आपके पास ये 200 यूनिट था, 200 में से 100 इशू हो गया, बाकी 100 बच गया, 8.5 के साथ 850 आपके पास रह गया। अच्छा अब अगली ट्रांजैक्शन देखें, उसने बोला कि आपने 200 यूनिट मजीद परचेज किया अगले ट्रांजैक्शन में, और वो आपने किसके हिसाब से परचेज किया, 8.85 के हिसाब से, और ये देखिए 1707। अब आप इसको यहाँ पे देखें बैलेंस में आ जाए, 100 यूनिट पहले पड़ा हुआ है पीछे वाला, और 200 मजीद इसके अंदर आ गया। अब आपके आपके यहाँ पे कितने यूनिट्स आ गए, अब आपके यहाँ पे 300 यूनिट पड़ा हुआ। अच्छा आगे देखें, फिर आपने 100 यूनिट खरीदा, ये देखें अगली ट्रांजैक्शन फिर आप खरीद रहे हैं कितने हिसाब से, 9.25 के हिसाब से। तो फिर देखें 100 पहले पड़ा था, 200 भी पड़ा था, 100, अब ये देखिए तीनों आपके बैलेंस में आ रहे हैं। यानी ये नहीं करना कि इनको आपने ऐड करके लिखते जाना है, बैलेंस के अंदर जो चीज खरीदते जा रहे हैं उसको आप लिखते जाना है, आपने जो पहले बैलेंस पड़ा उसको पहले वैसे का वैसे लिख देना है। अब आते हैं अगली ट्रांजैक्शन के ऊपर जो मेन है। अब जरा गौर से देखिए, अगली ट्रांजैक्शन बेटा आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देगी। अब हम पढ़ते हैं कि अगली ट्रांजैक्शन में उसने क्या किया, ये देखें 25 को उसने कहा इशू किए 220 यूनिट, कितने यूनिट इशू करने हैं, 220, और हम पढ़ रहे हैं FIFO मेथड। अब 220 यूनिट बेटा आपने इशू करने हैं। अब ये देखिए यहाँ इशू वाले कॉलम में आ जाए, 220 करने हैं बेटा, 100 यूनिट ये पड़ा आपके पास 8.50 का, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ इशू करने हैं। तो 100 यूनिट हमने यहाँ से उठाया, बाकी कितने रह गए, 120 और चाहिए, वो कहाँ से लेंगे, वो इन 200 में से लेंगे। तो यानी आपने क्या किया, 100 यूनिट आपने लगाया 8.50 के हिसाब से, और 120 यूनिट को रेट लगाया 8.85 वाला, वो देखिए आपने यहाँ पे लिखा। अब ये 100 यूनिट खत्म हो गए, अब 200 में से आपने 120 निकाल दिए, कितने बचे, 180 बचे, 200 में 120 निकाल दिए तो कितने बचे, अकेले 80 बचे। ये देखिए बेटा 80 सर। बैलेंस, जी बैलेंस में देखें ये 100 खत्म हो गया, इस 200 में से सिर्फ 80 बचा, किस रेट के हिसाब से, 8.25, और नीचे वाला 100 वैसे का वैसे पड़ा, उसको भी हमने छेड़ा ही नहीं। तो ऊपर से नीचे की तरफ इशू करते आना है। अच्छा अगर मैं कहता यहाँ पे इशू करें 320 यूनिट, तो आपने क्या करना था, 100 आपने यहाँ से उठाना था, 200 आपने यहाँ से उठाना था, 200 300 हो गया, और 20 यूनिट आपने यहाँ से उठाने थे, तो ये फिर 320 बनने थे। तो बैलेंस में क्या होता है, ये भी खत्म, 200 वाला भी खत्म, और ये 100 में से 80 रह जाते सिर्फ, और रेट लगता है 9.25 वाला। तो FIFO मेथड ये कहता है कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ इसको इशू करते आना है। अच्छा अगली ट्रांजैक्शन भी देखें, लास्ट ट्रांजैक्शन उसने में क्या बोला है वो भी पढ़ लेते हैं। इशू किए मजीद 80 यूनिट बेटा, अब 80 यूनिट आपने मजीद बेटा इशू किए, तो अब देखें आपने ऊपर से इशू करने हैं। तो क्या किया आपने, आपके पास ये 80 यूनिट पड़े थे, ये देखें ये वाले,
इसका रेट क्या था 8.25, तो ये देखें बेटा ये आपके पास 80, 8.25 और ये 708 बना, और बैलेंस में क्या रह गया, ये 80 भी खत्म हो गया, बैलेंस में सिर्फ आपके पास ये 100 यूनिट रह गया, और ये इसका रेट है 9.25। इस तरह बेटा आपने इसको इशू करते जाना है। तो जो जो चीजें आप परचेज करते जाएंगे वो आपने बैलेंस में लिखते जानी है, और जो जो आप इशू करते जाएंगे उसको बैलेंस में से माइनस करते जाना है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड FIFO मेथड। और अगर ये LIFO मेथड होता तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ इशू करना था। यहां तक बेटा बताएं, पहले पूछे क्वेश्चन पूछना था। नो सर। अब यहाँ पे आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुने बेटा, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो आपने यूनिट लिखे हैं उनमें से माइनस करना है। जी बेटा जो बैलेंस में आ रहे हैं उसी में से माइनस कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपसे यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बचे और उनकी क्या अमाउंट है। तो बेटा ये जो एंड वाली अमाउंट है जो बची है बैलेंस के अंदर, ये वाली, ये आपका आंसर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं जी बताएं कि महीने के एंड के ऊपर हाउ मेनी यूनिट्स लेफ्ट इन द स्टोर रूम, तो बेटा कितने पड़े हैं स्टोर रूम के अंदर इस वक्त 100 यूनिट पड़ा है और उसका रेट 9.25 और 925। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपसे मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अब जब आपने ये स्टेटमेंट बना ली तो इस स्टेटमेंट में से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, यूनिट्स लेफ्ट एट द एंड। तो ये जो आखिरी बड़ा ट्रांजैक्शन आपकी बची होगी बैलेंस के अंदर, ये आपका आंसर होगा। आपने आंसर देना है 100 इंटू 9.25 इज इक्वल टू 925। ये जो आपके पास आंसर आखिरी जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो आपने मुझे आंसर देना है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है CGS बताएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताएं। अब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। तो बेटा जितने भी यूनिट्स आपने इशू किए थे, जितने भी यूनिट्स आपने इशू किए हैं वो बेसिकली आप सोल्ड कर रहे हो, सेल अगले डिपार्टमेंट की तरफ भेज रहे हो। तो आपने करना सिर्फ ये है कि ये जो आपका इशूड कॉलम है, ये जो आपके पास इशूड वाला कॉलम है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये वाला, ये जो इशूड कॉलम है, इसके अंदर ये जो आप अमाउंट लिख रहे हो ना, ये वाली 800, 850, 1060, 708, ये जो आपने लिखी हुई है, ये जो अमाउंट लिखी हुई है, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 800, 850, 1062, 708, ये जो अमाउंट्स आ रही हैं, आपने क्या करना है, इन सभी अमाउंट्स को आपने प्लस कर देना है, और प्लस करके जो आंसर बनेगा दैट आंसर इज कॉल्ड CGS। ये देखिए, मैं अगर पूछूं आपसे CGS क्या है, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी व्हाट इज CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, तो आपने क्या करना है, मैं यहां लिख देता हूं, इशूड कॉलम जितने भी आपके इशूड कॉलम की अमाउंट्स हैं उन सबको आपने प्लस कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा 800 है, 850 है, 1062 है और 708 है, यानी 800, 800, 1600, 1600 और 16 और एक ये हो गया 2600, 2600 और 7 जमा करके देख लें, को 3-4 हजार बनेगा, वो आपके पास CGS आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया बेटा सेकंड क्वेश्चन। मैं अब आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इस LIFO FIFO के अंदर। अच्छा, इसके बाद आपसे कहा जाता है जी बताएं ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस CGS। फिर आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा जाएगा तो सेल्स का डाटा आपको अलग से गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे जो सेल्स हैं ये गिवन होंगी आपको। अगर आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा जाएगा तो आपको सेल्स गिवन की जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे सेल्स हैं 25,000 माइनस, तो बेटा ये CGS कहाँ से आएगा भला? जो इशूड अमाउंट है वो वाला जी, जो अभी आपने कैलकुलेट की थी CGS, इशूड अमाउंट के कॉलम के अंदर जो अमाउंट थी उन सबको जो प्लस करेंगे तो वो जो आंसर बना था वो आपने यहाँ लिख देना। तो 3 चीजें पूछी जा सकती हैं कि यूनिट्स कितने लेफ्ट हुए, जो लास्ट पे आपकी फिगर होगी वो आपके यूनिट्स लेफ्ट हैं। नंबर 2, CGS क्या है? CGS बेटा क्या होता है, इशूड अमाउंट जो आपके कॉलम है उसकी अमाउंट्स को प्लस कर दें। और आपसे पूछा जा सकता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस CGS। सेल्स गिवन होगी, CGS आपने कैलकुलेट किया होगा, दोनों को माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बेटा, यहां तक पूछेंगे क्वेश्चन पूछना है? नो सर, इट्स ओके। ओके, अब इसी क्वेश्चन का बेटा देखें, इसी क्वेश्चन को आपने देखना है LIFO मेथड में। सेम बेटा क्वेश्चन है,
फर्क सिर्फ ये है कि पहले जो हमने अमाउंट्स इशू की थी यूनिट्स वो ऊपर से इशू कर रहे थे, देखिए अब यहाँ पे 100 यूनिट्स आपने इशू किया था तो आपने ये वाला 100 इशू किया था FIFO मेथड में। लाइफो में क्या करना है, आपने ये नीचे वाला इशू कर देना है और ऊपर वाला आपके बैलेंस में बच जाएगा। यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे 220 यूनिट इशू किए थे तो आपने 100 यहाँ से लिया था और 120 आपने यहाँ से लिए थे FIFO में। लाइफो में क्या करना है, 100 ये लेना है और 120 ये लेने हैं और बाकी ऊपर वाले आपके वैसे बच जाएंगे। तो सिर्फ फर्क बेटा ये होगा कि FIFO मेथड में आपने ऊपर से नीचे की तरफ इशू करना है और लाइफो मेथड में आपने नीचे से ऊपर की तरफ इशू करना है। चले मैं अभी फिलहाल यहीं पे स्टॉप करता हूं, मैं फर्दर नहीं लेके जाता वेटेड एवरेज के ऊपर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन करके आना है, ये FIFO और लाइफो वाला, सिर्फ FIFO और लाइफो मेथड से। कोई एक डाटा ले लें, कोई क्वेश्चन नंबर 3 ले लें, बेशक ये ले लें, ये वाला डाटा ले लें, जो सा भी लेना है। ये प्रॉब्लम असाइनमेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 ले लें, इसका आप FIFO और लाइफो मेथड से करके आना है आपने। फर्क सिर्फ ये है कि FIFO ऊपर से इशू होगा और लाइफो नीचे से की तरफ से आपने इशू करना। तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, मैं फर्दर आगे नहीं पढ़ाता आपको क्योंकि मुझे लगता है कि आप बर्डनाइज हो जाएंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है। तो जो नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस होगी उन नेक्स्ट वीक के अंदर फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे प्रॉपर। क्वेश्चन भी एक तो सॉल्व करके देखेंगे और साथ में हम जो कोई क्वेश्चन आपके रिलेटेड होगा CGS से रिलेटेड या इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछे बेटा। एनीवन बेटा, उज़मा बेटा, जी एक्सा बेटा, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? यूनिट जो है वो भी नीचे से स्टार्ट करेंगे। बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, थोड़ा लाउड बोले, अपना माइक अपने मुंह के पास करें। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो यूनिट्स हैं वो भी हम जैसे FIFO था उसको हम बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही मुझे। जी एक्सा बेटा, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप? नहीं सर क्लियर है। क्लियर है जी बेटा। कोई और? नोरीना बेटा? नो सर क्लियर है। अब्दुल रहमान? यस सर। क्लियर है बेटा? जी सर। चलें बेटा, फिर यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर आप कोशिश कीजिएगा कि cada क्वेश्चन FIFO और लाइफो मेथड से कर लें। फिर वेटेड एवरेज हम स्टार्ट करेंगे वहीं से, और वेटेड एवरेज करवाने के बाद जो जो प्रॉब्लम आपकी होंगी CGS से रिलेटेड और FIFO, लाइफो और वेटेड से रिलेटेड, वो आप मेरे से पूछिएगा। और कोशिश, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक आपकी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद 15 जुलाई तक ही क्लासेस कहा गया था। उसके बाद फिर देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहती हैं या आप लोगों को यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। फिर जो भी सीन होगा वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारा यहाँ तक जो असाइनमेंट वाला कोर्स है वो तकरीबन मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। ऐसे ही है? यस सर। ठीक हो गया। पीछे से भी देख लीजिएगा बेटा, जो हमारे पिछले टॉपिक्स हैं जो हमने सिंपल किए थे, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। चलें बेटा, ओके हो गया फिर, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज सर। अटेंडेंस बेटा मुझे सेंड कर दीजिएगा फिर, ठीक है? ओके सर।